चलिए, अब देखिए आज की हमारी जो मैराथन क्लास का पहला टॉपिक है वो है रॉयल्टी अकाउंटिंग। देखिए रॉयल्टी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जितना भी कुछ कंटेंट है सारा का सारा आपको इस क्लास के अंदर मैं रिवाइज कराऊंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रॉयल्टी का। देखें, ये आपको पता है एक रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है, तो कहीं ना कहीं आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ रखा होगा। तो अगर मान लीजिए आपने अगर नहीं भी पढ़ रखा है या थोड़ा कम भी आता है, तो भी मैं आपको सारी ही बातें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, एक एक चीज को समझते चलेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, चलिए अब करते हैं स्टार्ट, समझेंगे। स्क्रीन पर जो मैंने लिखा हुआ है सारी विजिबिलिटी आप लोगों को क्लियर है? स्क्रीन पर जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ विजिबल है आप लोगों को प्रॉपरली? चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रॉयल्टी अकाउंटिंग। देखिएगा, देखिए रॉयल्टी अकाउंटिंग एक प्रकार की सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रॉयल्टी होती क्या है। देखिए लॉयल्टी का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की असेट को यूज करने का राइट लेता है, तो उसके बदले में वो कुछ समथिंग पेमेंट करता है। उस पेमेंट को यहां पर एक प्रकार का रेंट या रॉयल्टी के रूप में बोला जाता है। अब बात यह आती है कि किसी की असेट को यूज करने के बदले में आप कोई भी प्रकार का रेंट या कोई भी प्रकार का खर्चा पे करते हैं, तो वो किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को यूज लिया जाएगा। सभी प्रकार के बिजनेस कंस्ट्रक्शंस में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इस रॉयल्टी वर्ड का यूज नहीं होता। जनरली हम ऐसी टर्म को रेंट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन रॉयल्टी का जो टर्म या टर्मिनोलॉजी है वो कौन से प्रकार के बिजनेसेस में यूज की जाती है, तो मैंने उसके बारे में यहां पर मेंशन किया हुआ है। देखेंगे आप कि ये बेसिकली माइंस, क्वेरीज और पेटेंट और कॉपीराइट के केस में यूज किया जाता है। इसमें जो इस असेट्स को लेकर के कोई ओनर होता है, वो इस असेट्स को यूज करने का राइट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, और इसके बदले में वो दूसरे व्यक्ति से क्या चार्ज करता है, कुछ पैसा, जिसको हम रॉयल्टी के रूप में जानते हैं। बेसिकली एक प्रकार का रेंट मान लें, क्योंकि इस असेट को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, इस असेट को यूज करने का अधिकार ट्रांसफर किया जा रहा है कि आप इस असेट को यूज कर सकते हो और उसके बदले में आपको एक रेंट का पेमेंट करना है, जिसको हम यहां पर रॉयल्टी के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि ओनर ऑफ असेट जो है किसका, माइन, क्वेरीज, पेटेंट, कॉपीराइट का, एज अ बिजनेस अरेंजमेंट में अलाउ अदर पार्टी, लेसी, लाइसेंसी या पब्लिशर द राइट टू यूज दैट असेट अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ कंसिडरेशन के बदले में जो भी राइट ट्रांसफर किया जा रहा है और वो कंसिडरेशन का जो अमाउंट लिया जा रहा है उसको हम यहां पर रॉयल्टी के टर्म्स में पढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे बड़ी शॉर्ट सी वर्ड के अंदर आप इसको बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि रॉयल्टी इज अ कंसिडरेशन पेबल बाय वन पर्सन, जिसको बोला जाता है लेसी, टू अनदर पर्सन लैंडलॉर्ड इन यूज ऑफ राइट ऑफ एन असेट। हालांकि यहां पर मैंने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है उसके बारे में आगे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जो उस असेट का ओनर होता है उसे लैंडलॉर्ड बोला जाएगा, जो अधिकार को ट्रांसफर कर रहा है। जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है या जो व्यक्ति उस राइट को यूज कर रहा है कंसिडरेशन के बदले में, उसको हम यहां पर लेसी के नाम से बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोली है। अब बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले मैंने बात करी लैंडलॉर्ड। मैंने आपको बताया लैंडलॉर्ड एक पर्सन हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है जो असेट का ओनर होता है और वो इस असेट को यूज करने का राइट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उस व्यक्ति को मैं क्या बोलूंगा, लैंडलॉर्ड बोलूंगा, जो कि उस असेट का ओनर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लेसी। लेसी कौन होता है? लेसी वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या फर्म जो उस असेट को यूज करती है फॉर कंसिडरेशन के बदले में, यानी कि वो कंसिडरेशन का पेमेंट करती है और उस असेट को यूज करती है। तो मैंने बताया कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या फर्म जो ऑब्टेन करती है क्या,
राइट किस रिगार्डिंग, उस असेट को यूज करने के बदले में, और एक स्पेसिफाइड कंसिडरेशन का पेमेंट करती है, और उसे क्या बोला जाता है, लेसी के नाम से बोला जाता है। चलिए अब देखिएगा, मैंने इसको समझाने के लिए बेटा एक बहुत सुंदर सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। इस एग्जाम्पल से आप इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे। हालांकि मैं जानता हूं आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको सारी बातें सुननी है। हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बोल जाऊं जो आपको नहीं आती हो, तो ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनेंगे। देखिएगा, देखिए मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया है कि यहां पर एक पर्सन है, मान लीजिए मैंने बोला ये मैं ही हूं। मैं एज अ टीचर एक अकाउंट्स की बुक आप लोगों के लिए बनाता हूं, जो कि आपके सीएमए के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी सी बुक है, जिसके अंदर मैंने मॉड्यूल स्कैनर के क्वेश्चंस भी डाले हैं और आपके एग्जाम के लिए वो उपयुक्त है। मैंने क्या करा, इस बुक को एक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया, और इस बुक का मैंने क्या करा लिया, कॉपीराइट करा लिया। देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम है बुक को लिखना, बुक को बनाना, बुक की मार्केटिंग करना, उसको बेचना, ये मेरा काम नहीं है। तो अगर मुझे उस बुक को स्टूडेंट्स को देना है, स्टूडेंट्स को बताना है उस बुक के बारे में, तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई पब्लिशर को हायर करना पड़ेगा, जो कि बल्क क्वांटिटी में उस बुक का पब्लिश करके और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दे सकूं। तो मेरा देखो यहां पर मैंने काम क्या किया है, मैं एज अ टीचर मैं स्टूडेंट्स के लिए बुक बनाता हूं, और उसका कॉपीराइट लेकर के मैं उस कॉपीराइट को ट्रांसफर कर देता हूं एक पब्लिकेशन को, जिसका नाम मैंने बोला है ज्ञान सागर पब्लिकेशन। तो मैं कौन हो गया, लेसर, यानी कि मैंने जो कॉपीराइट लिया है उसका राइट ट्रांसफर कर दिया है किसको, पब्लिशर को। अब पब्लिशर का काम क्या है, पब्लिशर का काम है, मैंने उसको बोला कि बढ़िया सी कलर्ड प्रिंट की बुक बनाओ, जिसका बहुत बढ़िया सा अट्रैक्टिव कोई बुक हो स्टूडेंट्स के पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे आप जाकर के मार्केट में बेचो। तो देखिएगा यहां पर उस पब्लिशर ने कलर्ड प्रिंट में बढ़िया सी बुक बनाई, बना करके उसने मार्केट में सेल करने के लिए लेके गए। क्योंकि पब्लिशर उसकी मार्केटिंग पे खर्चा करेगा, उसको बनाने की कॉस्ट इंकर्ड करेगा, तो उस पब्लिशर को बेचने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट मार्केट से लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इसकी 10,000 कॉपीज बनाई गई हैं पब्लिशर के द्वारा, और उसको वो मार्केट में 500 रुपए ईच कॉपी के हिसाब से बेचता है। अब इस काम के अंदर इस 500 रुपए जब वो पर कॉपी बेच रहा है, तो उसमें उसने कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी किए होंगे, उस बुक को बनाने के खर्चे भी किए होंगे, तो उसके हिसाब से उसने 500 रुपए डिटरमाइन करके मार्केट में बेची। अब मैं एज अ लेसर, एज अ लैंडलॉर्ड, या फिर यहां पर आप लेसर के नाम से बेसिकली बोलेंगे, लैंडलॉर्ड या लेसर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर लेसर वर्ड यूज किया जाएगा। मैंने जो अधिकार ट्रांसफर किया है किस रूप में, कॉपीराइट के रूप में, अगले ज्ञान सागर पब्लिकेशन को, किस बात के लिए, कि आप मेरी बुक को मार्केट में बेचेंगे। उसके बदले में आप मुझे कुछ एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करेंगे, जिसको मैंने यहां पर रॉयल्टी के नाम से बोल दिया। और मैंने कहा कि आप 500 रुपए की एक बुक अगर मार्केट में बेच रहे हैं, तो एक कॉपी बेचने पर आपको मुझे 100 रुपए का रॉयल्टी का अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर ये जो पब्लिकेशन है, वो हर बुक सोल्ड होने पर वो मुझे 100 रुपए क्या देता है, एज अ रॉयल्टी देता है। तो रॉयल्टी किस चीज के लिए दे रहा है वो मुझे, क्योंकि मैंने कॉपीराइट ट्रांसफर किया कर रखा है उस पब्लिशर को, ताकि वो चीज को मार्केट में बेच सके। मेरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब आगे की बात सुनेंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, अब आगे क्या देखेंगे। इसको मैंने बड़े शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, देखेंगे। देखिए मैंने कहा एज अ ऑथर मैं राइट ट्रांसफर करता हूं किसको, पब्लिशर को। किस बात के लिए, ताकि वो मेरी बुक पब्लिश कर सके। उसने मान लीजिए 10,000 कॉपी मार्केट में सोल्ड करी है, एक कॉपी की कॉस्ट मान लीजिए कितनी है, 500 रुपए की, तो उसमें वो मुझे रॉयल्टी पे कितनी कर रहा है, 100 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 10,000 कॉपी अगर मार्केट में बिकती है, तो इस हिसाब से मुझे 1,00,000 रुपए की रॉयल्टी क्या मिलेगी, एज अ टीचर मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई कि रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के थ्रू इसके आगे की कहानी आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा केवल आपको भी इतनी बात समझनी है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात। देखिए मैंने इसके बाद आपको बात करी है, अगली टर्मिनोलॉजी ली है मिनिमम रेंट के बारे में। मिनिमम रेंट वो फिक्स अमाउंट होता है जो कि आपको लैंडलॉर्ड को पे करना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ प्रोडक्शन करें या ना करें या कम करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मैंने क्या बात लिखवाई, अ फिक्स्ड अमाउंट पेबल बाय लेसी टू लैंडलॉर्ड इन केस ऑफ नील रॉयल्टी
और एक्चुअल रॉयल्टी लेस देन सच फिक्स अमाउंट। कैसे, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एग्जाम्पल से हम लोग यहां पर समझेंगे। मिनिमम रेंट मान लीजिए मैंने बोला 1,20,000 का है, रॉयल्टी पर टन आप 10 रुपए के हिसाब से पे करते हैं। प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स मान लीजिए कितना हुआ है, 10,000, 11,000, 15,000 टन का प्रोडक्शन किया गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10,000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, पर टन मुझे रॉयल्टी कितनी पे करनी पड़ती है, 10 रुपए की रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पे करनी पड़ती है। देखिए यहां पर मैं जो रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट आपको अब समझा रहा हूं वो प्रोडक्शन बेसिस पे समझा रहा हूं कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यहां पर किया जा रहा है। यहां पर मैंने टन यूज किया है, इसका मतलब आप ये मान के चलो कोई कोल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस हिसाब से यहां पर जो है रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैंने बात करी कि तीनों साल का प्रोडक्शन कितना है, 10, 11 और 15,000। रॉयल्टी पर टन आपको कितना पे करना है, 10-10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है, 1 लाख, 1,10,000 और 1,50,000। लेकिन मिनिमम रेंट कितना डिसाइड किया गया है, 1,20,000 मिनिमम रेंट आपको दे रखा है। मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट बोल देता हूं। अगर आपकी एक्चुअल रॉयल्टी यानी एक्चुअल प्रोडक्शन मिनिमम रेंट से कम है तो आपको मिनिमम रेंट के बराबर तो कम से कम पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल रॉयल्टी आपकी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो आपको एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर पहले साल की मैं बात करता हूं। पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है, 1 लाख की, जबकि मिनिमम रेंट है 1,20,000 का। क्योंकि प्रोडक्शन आपने कम किया है इसलिए आपको मिनिमम रेंट के बराबर पे करना पड़ेगा, तो एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, 1,20,000 का। इसी प्रकार दूसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी 1,10,000 की है, मिनिमम रेंट 1,20,000 का है, तो आपको एक्चुअल पेमेंट भी 1,20,000 का करना पड़ेगा। और तीसरे साल अगर मैं बात करूं, 15,000 टन का प्रोडक्शन किया गया था, जिसके हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी 1,50,000 की बनती है, लेकिन मिनिमम रेंट डिसाइडेड है 1,20,000, तो आपको एक्चुअल रॉयल्टी का जो पेमेंट है 1,50,000 का, वो आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। तो बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया साहब मिनिमम रेंट कैसे बोलते हैं। मिनिमम रेंट का मतलब वो बेयर मिनिमम अमाउंट जो आपको कम से कम उस असेट को यूज करने के बदले में एज पर एग्रीमेंट जो भी डिसाइड हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। चाहे भले ही आप प्रोडक्शन ना करें या थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करें, कम प्रोडक्शन करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इतना अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए मेरी बात क्लियर होगी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, शॉर्ट वर्किंग किसे कहते हैं। मैं बहुत जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मैं इसी स्पीड से चलूंगा तभी जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखना, एट द एंड में आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। देखिए सबसे पहले अब सॉरी नेक्स्ट 4th नंबर का पॉइंट मैं बात कर रहा हूं यहां पर शॉर्ट वर्किंग के बारे में। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लो। अगर आपका प्रोडक्शन मिनिमम रेंट से कम है तो जितना कम है वो आपकी शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। यानी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी पहले केस में मान लीजिए 1 लाख, मिनिमम रेंट का पेमेंट कर रहे हो 1,20,000, तो डिफरेंस अमाउंट जो 20,000 का है वो आपके क्या कहलाएगी, शॉर्ट वर्किंग। यानी इतना काम आपने मिनिमम रेंट से कम कर रखा है, तभी इसको हम शॉर्ट वर्किंग बोल रहे हैं। देखिएगा मैंने लिखा यहां पर, अगर एक्चुअल रॉयल्टी आपकी कम है किससे, मिनिमम रेंट से, देन द डिफरेंस विल बी रिगार्डेड एज शॉर्ट वर्किंग। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात क्या बोल दी मैंने कि मिनिमम रेंट का अमाउंट ज्यादा होगा और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कम होगा। तो देखिए मैंने शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करी, मिनिमम रेंट से मैंने एक्चुअल रॉयल्टी को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट वर्किंग के रूप में बोलूंगा। चलिए मेरी बात क्लियर है, नेक्स्ट बात आ जाएंगे। तो देखिए मैंने जो अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहां पर बात बता दी आपको कि पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 1 लाख की, मिनिमम रेंट है 1,20 का, तो 20,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। नेक्स्ट ईयर आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 1,10,000 की, मिनिमम रेंट है 1,20 का, तो आपकी शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई, 10,000 की हो गई। 10,000 का काम आपने कम का कर रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूं एक्सेस वर्किंग के रिगार्डिंग। देखिएगा एक्सेस वर्किंग के बारे में पहले समझ लेते हैं, एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या। एक्सेस वर्किंग का मतलब मिनिमम रेंट से ऊपर अगर आप प्रोडक्शन जनरेट करके दे रहे हो,
इसका मतलब मान लीजिए मैंने बोला एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1,50,000 के बराबर है, लेकिन मिनिमम रेंट का अमाउंट है 1,20, तो 30,000 रुपए की आपकी क्या हो गई, एक्सेस वर्किंग हो गई। तो इसका मतलब एक्सेस वर्किंग में एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा होती है, मिनिमम रेंट कम होता है। तो देखिए मैंने लिख दिया कि व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन किससे, मिनिमम रेंट से, देन द डिफरेंस विल बी रिगार्डेड एज एक्सेस वर्किंग। इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि साहब एक्सेस वर्किंग का मतलब हो गया एक्चुअल रॉयल्टी में से आप क्या माइनस करेंगे, मिनिमम रेंट का अमाउंट माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पर तीसरा जो साल था उस एग्जाम्पल में ही मैं बता रहा हूं, एक्चुअल रॉयल्टी 1,50 की, मिनिमम रेंट 20 का, तो 30,000 रुपए की क्या हो गई, एक्सेस वर्किंग हो गई। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तुरंत वहीं पे आप लोग पूछ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का क्या मतलब है, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। देखिए रिक्यूपमेंट का मतलब लैंडलॉर्ड के द्वारा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेसी को एक अधिकार दिया जाता है। किस बात का अधिकार, कि फ्यूचर में होने वाली एक्सेस वर्किंग से आप अपनी प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो, रिक्यूप कर सकते हो। तो यह अधिकार किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, लैंडलॉर्ड के द्वारा लेसी को। मेरी बात समझ में आ गई, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए पहले साल, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि पहले साल से वो अच्छा प्रोडक्शन करे, तो लैंडलॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे दयावान हो जाता है, थोड़ी सी दया दिखाता है। किस बात को लेकर के, कि कोई बात नहीं, आपके पहले 1-2 साल काम हल्का चलेगा क्योंकि आपने नया नया स्टार्ट किया है, तो नया नया स्टार्ट किया है तो एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी, मिनिमम रेंट ज्यादा होगा, इस वजह से आपको शॉर्ट वर्किंग होगी। कोई बात नहीं, आप आने वाले 2 साल या 3 साल में होने वाली एक्सेस वर्किंग से पुरानी शॉर्ट वर्किंग को क्या कर लेना, रिक्यूप कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो यहां पर लैंडलॉर्ड जो है वो लेसी को अधिकार देता है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको ओरली बताता हूं, हालांकि प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी होती है 1 लाख की, मिनिमम रेंट है 1,20,000 का, शॉर्ट वर्किंग कितनी रही, तो आप बोलेंगे सर 20,000 की शॉर्ट वर्किंग रही, क्योंकि प्रोडक्शन 1 लाख का हुआ है, मिनिमम रेंट आप 1,20 का पेमेंट कर रहे हो, तो शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई, 20,000 की हो गई। अगले साल मान लीजिए एक्सेस वर्किंग हो जाती है, एक्सेस वर्किंग हो गई मान लीजिए 1,50,000 की, तो 1,50,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, 1,20,000 का मिनिमम रेंट है, तो एक्सेस वर्किंग कितने की हो गई, 30,000 की। तो इस केस में जब आप लैंडलॉर्ड को पे करने जाएंगे तो आप पुरानी शॉर्ट वर्किंग जो 20,000 की है उसको एडजस्ट करके बाकी रिमेनिंग पेमेंट करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब बात अच्छी तरह से क्लियर होगी, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। देखो मैंने लिखा अ राइट प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड टू लेसी अंडर एन एग्रीमेंट टू रिकवर प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग अप टू अ पर्टिकुलर पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। मैं एक बात आपको बता देता हूं, जनरली क्वेश्चन के अंदर रिक्यूपमेंट का जो राइट लैंडलॉर्ड के द्वारा लेसी को दिया जाता है उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी तरीके से फ्रेम करके दे रखी होती है। रॉयल्टी के चैप्टर में सबसे खास बात क्या है कि उसकी टेबल आपकी प्रॉपरली बनना चाहिए। अगर टेबल बन गई तो लेजर बनाना और जनरल एंट्री पास करना बिल्कुल आसान है। समस्या कहां है, टेबल बनाने को लेकर के। तो जब भी आप टेबल बनाते हैं तो रिक्यूपमेंट को लेकर के जो भी लाइन लिखी होती है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाया जाता है क्वेश्चन बनाने वाले के द्वारा, वो रिक्यूपमेंट वाले पॉइंट को लेकर के ज्यादातर बनाया जाता है कि रिक्यूपमेंट फॉर द पीरियड दिया गया है, टू द पीरियड दिया गया है, या किस तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी है उस हिसाब से आपको रिक्यूपमेंट करना है। तो इस बात का आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूं, देखो क्या बात बोली है। मैंने लिखा एस पर एग्रीमेंट एक राइट प्रोवाइड किया गया है बाय लैंडलॉर्ड के द्वारा टू लेसी को, किस बात के लिए, कि आप रिकवर कर सकते हैं अपनी प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग फॉर नेक्स्ट ईयर ओनली। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी केवल उसके ही नेक्स्ट ईयर तक आप रिक्यूप कर सकते हो, उसके बाद रिक्यूप नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको समझेंगे। अच्छा मैंने एक पॉइंट यहां पर आपके सामने और बना दिया है जो कि है अनरिक्यूब्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी उसको एक बार दिमाग में रखो, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं फिर दोनों को एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, वो आपको समझ में आया। फिर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया, किस बात को लेकर के, कि जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले साल तक ही रिक्यूप किया जा सकता है। अब इससे पहले एग्जाम्पल आए उससे पहले हम अनरिक्यूप्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग, कोई भी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग या पार्ट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर विच कैन नॉट बी रिक्यूब ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम एज पर एग्रीमेंट इज कॉल्ड अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग। देखिए बेटा, लैंडलॉर्ड के द्वारा जो राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है रिक्यूब करने का, अगर वो खत्म हो जाता है यानी वो टाइम लैप्स हो जाता है, तो वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाई, तो वो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने बोला कि साहब जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले साल तक ही आप रिक्यूब कर सकते हो, पर अगले साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई तो रिक्यूपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर उस शॉर्ट वर्किंग को आप कहां भेज दोगे, पीएनएल अकाउंट में भेज दोगे। बड़ी सिंपल सी बात मैंने यहां पर बोली है। तो देखिए आगे मैंने क्या बोला, मैंने आगे बोला कि इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय द लेसी और लैंडलॉर्ड। लेसी के पॉइंट से क्या है, लेसी के पॉइंट से बेटा नुकसान है, उसके पास रिक्यूपमेंट का अधिकार था पर वो अधिकार का यूज नहीं कर पाया, तो लेसी के पॉइंट से क्या हो गया, नुकसान हो गया। और लैंडलॉर्ड के पॉइंट से क्या है, प्रॉफिट है, फायदा है। लैंडलॉर्ड ने अगले को अधिकार दिया था कि साहब आपकी अगर कम वर्किंग होती है तो आप एडजस्ट कर लेना, लेकिन अगले ने यूज नहीं किया तो उसका फायदा हो गया। तो देखो, लेसी और लैंडलॉर्ड के पॉइंट से लॉस और गेन हो जाता है रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब लेसी के पॉइंट से तो हो गया लॉस और लैंडलॉर्ड के पॉइंट से क्या हो गया, गेन रेस्पेक्टिवली। चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बिल्कुल आसान बात देखो मैंने बोली है। मान लीजिए पहले साल प्रोडक्शन होता है 1 लाख का, मिनिमम रेंट है 1,20 का, शॉर्ट वर्किंग कितनी है 20,000, एक्चुअल पेमेंट लैंडलॉर्ड को कितना करोगे, तो मैंने आपको बताया था साहब मिनिमम रेंट के बराबर करोगे। लेकिन यहां पर रिक्यूपमेंट का अधिकार कब दिया गया है, अगले साल। ठीक है, चलो अब अगले साल 1,10,000 की एक्चुअल रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट 1,20 का है, फिर से शॉर्ट वर्किंग अराइज हो गई, तो क्या पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग करंट ईयर में रिक्यूब हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सेकंड ईयर में कोई एक्सेस वर्किंग हुई नहीं, तो एडजस्ट कहां से करोगे। तो पहले ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है 20,000 वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और आप पेमेंट किसके माफिक करोगे, एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट के बराबर करोगे। चलिए तीसरे साल आते हैं। तीसरे साल एक्चुअल रॉयल्टी है 1,50 की, मिनिमम रेंट है 1,20 का, एक्सेस वर्किंग होगी 30,000 की। अब जो प्रीवियस ईयर की शॉर्ट वर्किंग है बेटा 10,000 की, वो अब रिक्यूब हो जाएगी, तो उसको मैंने क्या करा, यहां पर रिक्यूब वाले कॉलम में दिखा दिया, इसको मैंने रिक्यूब कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट कितना होगा। पेमेंट बेटा लैंडलॉर्ड को करना था 1,50 का और 1,20, 1,20 तो मिनिमम रेंट है, तो एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो आपको पेमेंट कितना करना था एक्चुअल रॉयल्टी का, 1,50,000 रुपए का पेमेंट करना था। लेकिन 1,50,000 में से 10,000 रिक्यूब कर लिए, तो अब आपको जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है वो कितना करना है, 1,40,000, 1,40,000 का पेमेंट करना है। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से मैंने आपको रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग और अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग बताया, वो बात आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लेके आते हैं सबलीज का। सबलीज का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सबलीज का मतलब, लैंडलॉर्ड ने लेसी को जमीन दी कि आप प्रोडक्शन कर लो, लेसी ने किसी और तीसरी पार्टी को दे दी कि आप सबलीज कर लो। ऐसा जनरली क्यों किया जाता है, लैंडलॉर्ड ने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जमीन दी है, अब लेसी बोलता है कि मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे मैं इस पूरी जमीन पर काम कर सकूं। मान लीजिए 2 एकड़ की जमीन दी है, 2 एकड़ में से उसने बोला साहब 1 एकड़ की जमीन पे मैं काम कर सकता हूं, बाकी 1 एकड़ पे नहीं कर सकता, खाली पड़ी है। तो उसने क्या करा, लेसी ने किसी थर्ड पार्टी को सबलीज कर दिया, बोला तुम भी आकर के प्रोडक्शन कर लो। तो अब इस केस में क्या होता है, सबलीज के केस में लैंडलॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है लेसी से, लेसी कॉन्ट्रैक्ट करता है सब लेसी से। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लैंडलॉर्ड जो भी रॉयल्टी रिसीव करेगा वो लेसी के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है उस पर भी करेगा, और सब लेसी के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस पर भी करेगा। यानी पूरी जमीन के ऊपर
जितना भी प्रोडक्शन लेसी या सब लेसी के द्वारा किया जा रहा है उस पर टोटल रॉयल्टी लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा। मेरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है स्ट्राइक और लॉकआउट को लेकर के। देखिए इसको भी समझ लेते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है। देखिए स्ट्राइक का मतलब है कि कभी मान लीजिए हड़ताल कर दी आपके एम्प्लॉइज ने, तो आपका काम क्या हुआ, बंद पड़ गया। अब ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड जो है फिर से दयावान बनता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपके लेबर ने स्ट्राइक कर दी, आपके बिजनेस में काम नहीं हो पाया, तो आप जितने महीने भी आपके बिजनेस के अंदर स्ट्राइक चली है या लॉकआउट रहा है, उतने पीरियड का आप मिनिमम रेंट मुझे मत देना, या 50% दे देना या कम दे देना, जैसा भी एग्रीमेंट में डिसाइड होगा वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात मैंने क्या बोली, जब भी बिजनेस के अंदर स्ट्राइक या लॉकआउट की घटना घटित होती है तो लैंडलॉर्ड लेसी को अधिकार देता है कि आप मिनिमम रेंट का जो पेमेंट मुझे करते हैं वो आप कम कर देना, ठीक है, पर छोड़ के मत जाओ, बिजनेस बंद मत करना, चलाते रहना। बात समझ में आ गई मेरी? तो चलिए मैंने क्या बात बोली, इन दिस केस मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस कर दिया जाता है एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से, बड़े सुंदर एग्जाम्पल से मैंने यहां पर समझाया। क्या बात समझाई? मैंने बोला साहब मिनिमम रेंट मान लीजिए पूरे साल भर का है 36,000, तो अगर मैं आपसे पर मंथ का रेंट पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 36,000 को 12 से डिवाइड दे दो, तो पर महीने का रेंट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर एक महीने का रेंट हो गया 3,000 का। ठीक है साहब, स्ट्राइक पीरियड रहता है आपका 3 महीने का। एज पर एग्रीमेंट बोला गया है कि मिनिमम रेंट विल बी 50% लिया जाएगा इन द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। तो जितने भी पीरियड तक आपके बिजनेस में स्ट्राइक चली है उसका 50% रेंट आप दे देना। तो अब मेरे सवाल का जवाब देंगे, बिजनेस कितने टाइम तक बढ़िया चला, तो आप बोलेंगे सर 9 महीने तक अच्छा चला। तो 9 महीने तक रेंट कितना लगेगा, 3,000 रुपये मंथली लग रहा है, तो कितना हो गया 27,000। तो 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए रेंट कितना लगेगा, तो मैंने देखो पर मंथ रेंट निकाल लिया, 36,000 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो पर मंथ रेंट आ गया 3,000। तो 9 महीने तक तो नॉन स्ट्राइक पीरियड है, काम बढ़िया चला, तो इसका मतलब 27,000 रुपए का मिनिमम रेंट हो गया। और जो पीरियड स्ट्राइक का था उसमें रेंट बनता कितना था, 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपए का रेंट बनता था। लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा केवल 50% का पे करना, तो 50% करके 4,500 का पेमेंट किया जाएगा। इस प्रकार से टोटल मिनिमम रेंट आपका 31,500 का पे किया जाएगा। और बाकी का जो 4,500 कम लिया जा रहा है, वो क्यों लिया जा रहा है, ड्यू टू पीरियड ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक हो जाने के कारण से आपको लैंडलॉर्ड ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि जितना भी स्ट्राइक का पीरियड है उस स्ट्राइक के पीरियड का बनने वाला मिनिमम रेंट केवल आपको 50% से पे करना है। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 10, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी के बारे में बात करते हैं कि रॉयल्टी कितने टाइप की होती है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको। तो 3 प्रकार की रॉयल्टी होती है बेसिकली, माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी जैसे मैंने आपको बोला, कोयले का जो जमीन में से अपन खोद करके निकालते हैं, माइनिंग उस चीज को बोला गया है। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हो, जमीन में से कितना कोयला निकाल रहे हो, उस बेसिस पर आपको रॉयल्टी का पेमेंट करना होता है। दूसरा है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और सेल। कितना प्रोडक्शन आपने किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंशन का पेटेंट करवाया, तो उस इन्वेंशन को आप प्रोड्यूस करोगे और उसको बेचोगे भी। तो कई बार रॉयल्टी प्रोडक्शन बेसिस पे चार्ज होती है, कई बार सेल बेसिस पे चार्ज होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब मैंने बताया, कोई बुक लिखी मैंने, उसका कॉपीराइट करा लिया, पर उसका प्रोडक्शन में नहीं कर सकता, उसको बेच में नहीं सकता। तो प्रोडक्शन और सेल के लिए मैंने एक पब्लिशर को हायर किया है। उस पब्लिशर का काम क्या है, उसका प्रोड्यूस करना और बेचना। अब डिपेंड मुझ पर करता है कि मैं रॉयल्टी प्रोडक्शन पे लूंगा कि सेल पे लूंगा। तो मैंने यहां पर बोला दिस रॉयल्टी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और सेल। आप प्रोडक्शन या सेल किसी भी बेसिस पर रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, क्या आपको यहां तक की बेसिक बातें रॉयल्टी को लेकर के क्लियर हैं? एक बार आप सभी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई दे करके बताएंगे, यहां तक की बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी, चलिए अब देखें, आगे बढ़ते हैं।
यहां तक की बेसिक बातें जो मैंने बताई हैं सभी स्टूडेंट को क्लियर हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूं अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर। देखिएगा अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेसी की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज पास होंगी। लेसी कौन है? जो उस असेट को यूज करने का राइट लेता है, क्या पेमेंट करता है उसके बदले में? रॉयल्टी का। तो अब लेसी की बुक्स में क्या क्या एंट्री पास होंगी, ध्यान से सुनना। वैसे मैं आपको बता दूं मोटे तौर पे 3 एंट्रीज पास होती हैं। मैंने यहां पर 5 एंट्री आपको बताई हैं, पर उसमें से 2 एंट्री हैं जैसी जिनको कंबाइंड किया जा सकता है। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको कौन कौन सी है। सबसे पहले तो बात करते हैं पहली एंट्री कि बीइंग रॉयल्टी पेबल। तो लेसी के पॉइंट से रॉयल्टी क्या है? खर्चा, तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसके अलावा शॉर्ट वर्किंग जितनी भी रही है, क्योंकि अभी उसका रिक्यूपमेंट का राइट है, तो वो आप डेबिट करते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को विद मिनिमम रेंट या टोटल अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे, और जितनी भी एक्चुअल रॉयल्टी हुई है, जितना भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है, उसको डेबिट करेंगे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से। चलिए, इसके बाद रॉयल्टी का जब पेमेंट करोगे तो लैंडलॉर्ड को डेबिट करके टू बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दोगे, जो भी एक्चुअल पेमेंट उसको किया जा रहा है। इसके बाद बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर्ड, रॉयल्टी लेसी के पॉइंट से क्या है? रेंट एक प्रकार का, खर्चा एक प्रकार का, तो पीएनएल में कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। तो मैंने यहां पर एंट्री पास कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो पीएनएल अकाउंट में कहां जाएगा? टू रॉयल्टी, डेबिट साइड, खर्चे में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें। चौथी और पांचवें नंबर की एंट्री देखिए मैंने क्या बोली है कि बीइंग प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अगर प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो इस एंट्री को बेसिकली आप कंबाइंड कैसे करोगे? इसको आप सेकंड एंट्री से कंबाइंड करोगे, बता देता हूं। इस एंट्री से कंबाइंड करोगे कैसे? जब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने जाएंगे ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई साहब पहले तो मुझे प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करना है। तो प्रीवियस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करोगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग। फिर रिमेनिंग कुछ भी पेमेंट करना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस एंट्री को मर्ज किससे करना है? सेकंड नंबर की एंट्री से करना है। और फिफ्थ नंबर की एंट्री क्या बोली मैंने? बीइंग अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर, कोई भी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाई तो उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, वो नुकसान हो गया पीएनएल में चले जाएगा। तो इसका मतलब पांचवें नंबर की एंट्री मर्ज किसके साथ करोगे? थर्ड नंबर के साथ। तो जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है वो तो पीएनएल में जाएगा ही, लेकिन जो रॉयल्टी रिक्यूब नहीं हो पाई, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाई, उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, ये आपकी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। अब आगे की बात सुनना। अब देखिए मैं बात करता हूं लैंडलॉर्ड की बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं लैंडलॉर्ड की बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे। तो देखिएगा लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल्टी क्या है? इनकम। इनकम को क्या करते हो? क्रेडिट। तो देखिए मैंने यहां पर एंट्री पास करी, बिल्कुल आसान। बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल, किससे रिसीव करोगे? लेसी से। टू रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम हो गई। और जो रॉयल्टी अभी रिक्यूब करने का राइट दे रखा है उसको एक बार लैंडलॉर्ड रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। अगर मान लीजिए लेसी ने एडजस्ट कर लिया तो इस रिजर्व को कैंसिल कर देगा, नहीं तो इस रिजर्व को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा देगा, उसका फायदा दिखा देगा। ठीक है, चलो। तो पहली एंट्री ड्यू की हो गई कि रॉयल्टी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। इसके बाद बीइंग रॉयल्टी रिसीव करेगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। इसके बाद है बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर। रॉयल्टी रिसीवेबल एक प्रकार से लेसी लैंडलॉर्ड के पॉइंट से इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी, तो एंट्री पास हो जाएगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? बाय रॉयल्टी रिसीवेबल मींस क्रेडिट साइड में जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपसे बोलता है बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड बाय लेसी। अगर लेसी ने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर ली एक मिनट, चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको चौथे नंबर की एंट्री तक बता दिया था, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। तो देखिए जब लेसी से आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो इस एंट्री को बेसिकली मर्ज करना है सेकंड नंबर की एंट्री के साथ। तो जब आप लेसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट
कोई भी पुरानी रॉयल्टी अगर रिक्यूब कर ली गई है तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू आ जाएगा आपके पास लेसी के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 5वें नंबर की एंट्री, बीइंग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड बाय लेसी, तो इस एंट्री को आप ट्रांसफर कर दोगे तीसरी नंबर के एंट्री के साथ मर्ज कर दोगे, तो ये आपके लिए फायदा हो गया। तो रॉयल्टी रिसीवेबल तो एक्चुअल इनकम है ही, ये तो पीएनएल में जाएगी, साथ ही में रॉयल्टी रिजर्व भी आपकी पीएनएल में जाएगी और टू आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, तो दोनों ही इनकम हो गई, दोनों ही इनकम आपकी पीएनएल में चली जाएंगी। तो यहां पर आप लोगों की जो है जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिएगा बेसिक जो भी इसका रॉयल्टी चैप्टर का था वो मैंने सारा आपको बता दिया, जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, जो भी जनरल एंट्री थी वो हमने देख ली। अब आते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि यहां पर आपको एक तो मेनली क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रॉयल्टी टेबल बनानी पड़ती है, फिर आपको उसकी जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग बनानी होती है। तो जनरली लेजर पोस्टिंग जनरल एंट्री हम नहीं कर करके लेजर पूछते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा रॉयल्टी का क्वेश्चन, तो उसमें लेजर अकाउंट्स बनाने को लेकर के तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका इस तरीके से तो बना नहीं सकता कि लेजर अकाउंट बना करके बताओ, क्योंकि जनरली लेजर अकाउंट बनाने को लेकर के ही जब रिटर्न पेपर आता था तब आपको वो करना पड़ता था। लेकिन अब इस केस के अंदर रॉयल्टी टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन देकर के पूछेगा कि साहब रॉयल्टी टेबल बनाओ, उस टेबल के अंदर कुछ भी अमाउंट आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अभी कराऊंगा इसमें इसमें आपको केवल रॉयल्टी टेबल बनाने को लेकर के कराऊंगा, ठीक है। अपन रॉयल्टी का टेबल बनाना सीखेंगे। रॉयल्टी की टेबल आपने बना ली, उसके बाद तो लेजर पोस्टिंग बिल्कुल आसान है, जनरल एंट्री बिल्कुल आसान है। तो जितनी ज्यादा मल्टीपल टेबल बना करके आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो उतना बढ़िया है, ठीक है। तो अपन टेबल बनाना शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट का वेट करेंगे, मैं एक फाइल ओपन कर लूं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए अब अपन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपन काफी चीजें समझेंगे। अब जितना भी थ्योरेटिकल मैंने बताया उसको एक बार प्रैक्टिकल से देखते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज के रूप में आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं। दोनों ही क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, पहले एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं फिर उसके बाद अपन इसको करेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2010 रुकमणी लिमिटेड लीज अ कोल माइन at a minimum rent of 36,000 for the first year, 60,000 for second year, and thereafter 1,20,000 per annum, merging into royalty rupees 3 per turn with the right to recoup short working over the 2 years after occurring short working. तो क्या बात बोली गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि रुकमणी लिमिटेड जो है वो 36,000 रुपए मिनिमम रेंट पहले साल का चार्ज करती है, 60,000 रुपए का सेकेंड ईयर चार्ज करती है, उसके बाद तीसरे और चौथे साल 1,20,000 का मिनिमम रेंट चार्ज किया जाता है। रॉयल्टी आपसे जो ली जाएगी वो 3 रुपए पर टन के हिसाब से ली जाएगी, यानी जितना भी प्रोडक्शन आप करोगे उस प्रोडक्शन के हिसाब से पर टन रॉयल्टी 3 रुपीज की ली जाएगी। इसके बाद आपको आगे बोलता है कि राइट टू रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल तक ही है, जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है। मतलब जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसके नेक्स्ट 2 इयर्स तक आप उसका रिक्यूपमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात देखेंगे। आगे बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रुकमणी लिमिटेड। सभी प्रकार के अकाउंट आपको बनाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले टेबल बनाना सीखते हैं और वहां से अपने कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिएगा, मैं आपको अब टेबल बनाना बता रहा हूं, तो देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर मैं आपके सामने बना रहा हूं रॉयल्टी टेबल। चलिए, एक कॉलम आपका बन जाएगा ईयर का, एक कॉलम आपका बन जाएगा प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे एक्चुअल रॉयल्टी, फिर आप निकाल लेंगे मिनिमम रेंट, फिर निकाल लेंगे शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, फिर उसका रिक्यूपमेंट कर लेंगे, अनरिक्यूप्ड को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे,
एक्चुअल पेमेंट कर देंगे और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग बता देंगे। चलिए देखेंगे, सबसे पहला कॉलम बेटा मैंने बनाया ईयर का, फिर मैंने बनाया प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन को आप रॉयल्टी पर टन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल रॉयल्टी मिल जाएगी। मेरी बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी बात समझ में नहीं आएगी वहीं टोक देना है अपने को, ठीक है ना। रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है, मेरे डिटेल वीडियोस जो भी डिटेल लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बड़ी आराम आराम से अपन ने कर रखी हैं, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट आपके सामने बढ़ रहा हूँ। ओके ध्रुव, चलिए ईयर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्चुअल रॉयल्टी हो गया। उसके बाद मिनिमम रेंट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। कोई भी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग होती है तो उसको आपको यहां लिखना है। और रिक्यूपमेंट होता है, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। कोई भी अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग की इंफॉर्मेशन है तो मींस उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। एक्चुअल पेमेंट आप कितना कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना बच रहा है, बैलेंसिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। चलिए देखेंगे, चलिए समझना ध्यान से, बिल्कुल आसान। चलिए 4 साल की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो मैंने 4 साल की इंफॉर्मेशन लिख ली। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या क्या दे रखा है, प्रोडक्शन आपको दे रखा है 6,000, 17,200। पहले साल 6,000 का प्रोडक्शन है, अगले साल 17,200 का प्रोडक्शन है। 44,000 और 1 लाख, फिर 44,000 का प्रोडक्शन है, और फिर 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन है, 1 लाख का प्रोडक्शन है। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा रॉयल्टी यहाँ पर 3 रुपए पर टन के हिसाब से दी जा रही है, तो प्रोडक्शन आपके पास आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल रॉयल्टी निकाल लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, 18,000। इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ जी कैलकुलेटर पे बताएंगे आप लोग कितना आ रहा है। 5,160 नहीं, 51,600। तो मैंने यहां लिख दिया 51,600। 44,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 44,000 को 3 रुपए पर टन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 1,32,000। चलिए बहुत बढ़िया, 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख। ये बात मेरी क्लियर हो गई, बिल्कुल आसान बात है। बात समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिमम रेंट के रिगार्डिंग। ध्यान से देखिएगा मिनिमम रेंट क्या बोला गया है, अब यही चीज आपको समझनी है। देखिएगा मिनिमम रेंट बोला गया है, पहले साल तो है आपका 36,000 रुपए का, 60,000 रुपए है सेकेंड ईयर का, एंड देयर आफ्टर 1,20,000 पर एनम। कोई भी प्रकार का स्ट्राइक नहीं है, कोई भी प्रकार का लॉकआउट नहीं है, तो 36,000 और 60,000 दे रखा है। तो मैंने यहां पर मिनिमम रेंट लिख दिया 36,000, और इस साल मैंने लिख दिया 60,000, और ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स कितना है 1,20,000। तो मैंने यहां पर 1,20,000 रुपए का अमाउंट लिख दिया। अब बात करते हैं पहले साल से, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, कि जिस साल में शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है ओवर द 2 years आफ्टर अकरिंग शॉर्ट वर्किंग, जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले 2 साल तक ही आपके पास रिक्यूपमेंट का राइट है, मींस अगले 2 साल तक आप उसको रिक्यूप कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अब मैं आगे क्या कर रहा हूं। तो पहले साल एक्चुअल रॉयल्टी 18 की है, मिनिमम रेंट 36 के बराबर है, तो आपकी कितनी हो गई 18,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग। कोई रिक्यूपमेंट नहीं, कोई पीएनएल में ट्रांसफर नहीं, मिनिमम पेमेंट, मिनिमम रेंट कितना है 36,000, तो एक्चुअल पेमेंट आपका मिनिमम रेंट के बराबर हो जाएगा। जो भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं कर पाए उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले साल के लिए, 18,000 पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट ईयर फिर से आपको शॉर्ट वर्किंग राइज हुई है, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 8,400। 8,400 की शॉर्ट वर्किंग हो गई, कोई रिक्यूपमेंट नहीं, कोई पीएनएल में ट्रांसफर नहीं, एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट के बराबर कर दोगे, और 18,000 प्लस 8,400, तो 6 और 2 8, 26,400 आपका क्या हो जाएगा
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही निखिल, बहुत ही बढ़िया। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट ईयर एक्चुअल रॉयल्टी 1,32,000 की है, मिनिमम रेंट 1,20 का है, तो बेटा एक्सेस वर्किंग हो गई कितने की? 12,000 रुपए की। एक्सेस वर्किंग हो गई 12,000 की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोला गया है। जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसके अगले 2 साल तक रिक्यूब कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, पहले साल की जो भी शॉर्ट वर्किंग थी उसको अगले साल और उसके अगले साल यहां तक आप रिक्यूब कर सकते हैं। तो ये 18,000 में से बेटा 12,000 क्या हो जाएंगे? रिक्यूब हो जाएंगे, क्योंकि 12,000 की एक्सेस वर्किंग है। और जो रिक्यूब नहीं हो पाए, कितने? 6,000 रुपए के, जो रिक्यूब नहीं हो पाए वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे, कहानी खत्म। और एक्चुअल पेमेंट किसके बराबर होगा? क्योंकि बेटा एक्चुअल रॉयल्टी 1,32 की है, जिसमें से आपको वैसे पेमेंट तो 1,32 का करना था, लेकिन बेटा 1,32 में से 12,000 की शॉर्ट वर्किंग आपने रिक्यूपमेंट के काम में ले ली, इसलिए अब मिनिमम रेंट 1,20,000 के बराबर आपको लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा शॉर्ट वर्किंग 18,000 का हिसाब किताब तो हो चुका है, और इस 8,400 को मैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, क्योंकि 8,400 के पास अभी राइट है कि वो अगले साल तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे की बात सुनना। अब आगे 3 लाख की एक्चुअल रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है 1,80 का। बहुत अमाउंट है, कितना है? 1,80,000 का। तो इसमें से आपने शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग कितनी हो गई आपकी? 1,80,000 के। रिक्यूपमेंट कितना करना है? केवल 8,400 का। कुछ पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा। अब पेमेंट कितना होगा ये निकाल करके बताओ बेटा। अब पेमेंट कितना होगा मुझे ये अमाउंट बता दो आप बस। हाँ जी, एक सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट निखिल, मैं भी बताता हूँ। आयुष ने जवाब दिया है 1,71,600। नरेंद्र ने जवाब दिया 1,71,600। ध्रुव ने जवाब दिया है। आयुष राठी ने जवाब दिया है। हाँ जी, जिन जिन ने 1,71,600 बोला है सबका जवाब गलत है। सबका जवाब गलत है, सुनो ध्यान से मेरी बात को। बिल्कुल सही, जो लोग 2,91,600 का जवाब दे रहे हैं, 2,91,600 का जवाब दे रहे हैं, सही है। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे? देखो, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है? 3 लाख की। मिनिमम रेंट कितना है? 1,20 का। एक्सेस वर्किंग कितनी है? 1,80 की। आपको पेमेंट कितना करना है एक्चुअल रॉयल्टी के माफिक? 3 लाख का पेमेंट करना है। देखो, जब आपको एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा मिले ना, तो अब इस 3 लाख को देखो। अब इस 3 लाख में से आप रिक्यूपमेंट कितना कर लोगे? 8,400 का। तो बाकी आपकी 2,91,600 जो है वो आपका एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड को, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात आप लोगों को मेरी क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया है, जो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग थी उसको गिवन टाइम में एक्सेस होते ही पूरी राइट ऑफ कर देंगे क्या? बिल्कुल, गिवन टाइम में अगर एक्सेस वर्किंग से पूरी राइट ऑफ हो सकती है तो पूरी राइट ऑफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 18,000 की पहले साल शॉर्ट वर्किंग है, अगले साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई तो रिक्यूब तो हो नहीं सकता। तीसरे साल केवल 12,000 की एक्सेस वर्किंग है, तो मैं 12,000 तक ही रिक्यूब कर सकता हूं। बाकी मैं जो रिक्यूब नहीं कर पाऊंगा वो मेरी पीएनएल में चली जाएगी, क्योंकि आखिरी साल है, इसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आखिरी साल जितनी भी एक्सेस वर्किंग है केवल उस तक आप केवल रिक्यूब कर सकते हैं, जो नहीं हो पाएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा ये टेबल आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? मुझे एक बार रिप्लाई देकर के आप सभी लोग बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई क्या?
हाँ जी, सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करके मुझे बताएंगे यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई क्या? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट बात। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ डिफरेंट बात बोली गई है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2009 माई लिमिटेड obtain a mine on lease from कचरी लिमिटेड। द टर्म्स आर एज फॉलोज। माई लिमिटेड ने obtain a mine, यानी माई लिमिटेड कौन हो गया? लेसी हो गया। किससे ली है? फ्रॉम कचरी लिमिटेड, तो ये कौन हो गया? लैंडलॉर्ड हो गया। चलिए पहला पॉइंट, रॉयल्टी जो है वो 25 रुपए पर टन के हिसाब से दी जा रही है। मैक्सिमम रेंट आपका जो है वो 1.5 लाख रुपए, सॉरी मिनिमम रेंट जो है आपका वो 1.5 लाख रुपए पर एनम है। तीसरा पॉइंट, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब इन द नेक्स्ट 2 years ओनली बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 37,500 पर ईयर। ये बोला गया है कि जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले 2 साल तक ही आप रिक्यूब कर सकते हो, लेकिन आप जो भी रिक्यूपमेंट करोगे वो केवल 37,500 तक ही रिक्यूब कर सकते हो। ठीक है, 37,500 से ज्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते, केवल 37,500 तक ही रिक्यूब कर सकते हो। देखेंगे अभी कैसे करना है इसको। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा on the basis of actual working days, but in the event of lockout the lease would enjoy concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout। देखिए दो प्रकार की बेटा सिचुएशंस दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, स्ट्राइक भी हो रही है और लॉकआउट भी हो रहा है। पहले बात करते हैं स्ट्राइक को लेकर के। स्ट्राइक को लेकर के क्या बात बोली गई है कि स्ट्राइक को लेकर के क्या बात बोली गई है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। केवल इतनी बात बोली गई है, इसको समझना। स्ट्राइक जितने भी पीरियड के लिए चली है केवल उतने पीरियड के लिए आपको मिनिमम रेंट अपना प्रो राटा बेसिस पर रिड्यूस कर देना है। बात समझ में आ गई? दोबारा से पढ़ें। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, यानी जितने भी एक्चुअल वर्किंग डेज हुए हैं उस बेसिस पर आपको जो है मिनिमम रेंट की कैलकुलेशन बनाने हैं। जिस भी पीरियड पे स्ट्राइक हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, लॉकआउट के केस में लीज वुड एंजॉय कंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 50%। अब मेरी बात को सुनना, स्ट्राइक के पीरियड पर जितना भी मिनिमम रेंट आपका रहा है उसको पूरा खत्म कर दिया उस पर्टिकुलर डेज के लिए जो कि स्ट्राइक का आपका रहा है। लेकिन अगर लॉकआउट का पीरियड दे रखा है तो लॉकआउट में कंप्लीट आपका जो मिनिमम रेंट है उसको रिड्यूस नहीं किया जा रहा, केवल 50% किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन अभी बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन एडिशन टू द अबव माही लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड अ राइट टू रिसीव कैश सब्सिडी इक्वल टू 50% ऑफ द अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप टू द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज। क्या बात बोली गई, ध्यान से सुनना। इन एडिशन टू अबव इसका मतलब ऊपर वाले के अलावा और भी कुछ चीजें दिया गया है। क्या क्या? माही लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड अ राइट टू रिसीव अ कैश सब्सिडी। माही लिमिटेड कौन है? माही लिमिटेड बेटा लेसी, उसके पास एक अधिकार है। किस बात का अधिकार है? कि वो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकती है अप टू 50% ऑफ द अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग। अब मेरी बड़ी सिंपल सी बात समझना। देखिए मान लीजिए लेसी अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाई तो वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर वो पीएनएल में जाएगी। मान लीजिए मैंने बोला 20,000 की ऐसी शॉर्ट वर्किंग थी जिसको आप रिक्यूब नहीं कर पाए, तो 20,000 कहां ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में। लेकिन यहां पर बोला गया है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाई मींस अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, उसका 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी और 50% आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। यानी बड़ी सिंपल सी क्रक्स बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग बेटा रिक्यूब नहीं हो पा रही है ना, जो पीएनएल में डालने वाले हो आप,
उसका 50% तो गवर्नमेंट से सब्सिडी ले लो, 50% आप पीएनएल में डाल दो। मेरी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो बोला गया है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 6 ईयर, आपको दे रखा है 2, 3, 8, 9, 4 और 6 हजार, ये आपको 6 सालों का प्रोडक्शन दे रखा है। आगे क्या बोलता है, 2013-14 में पीरियड ऑफ स्ट्राइक जो है वो 73 डेज का है, इस साल में 73 डेज की स्ट्राइक है, और इस करंट ईयर में आपका लॉकआउट है कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ माई लिमिटेड। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, आपको केवल यहां पर रॉयल्टी टेबल बनानी है, और टेबल बना करके आपको अपनी वर्किंग दिखानी है, ठीक है, केवल आपको यहां पर टेबल बनानी है। चलिए अब अपन टेबल बनाते हैं। तो चलिए बेटा, मैं क्वेश्चन आपको होप सो समझ में आ गया होगा। अब अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाएंगे। चलिए देखेंगे, हेडिंग डाल लो आप, रॉयल्टी टेबल। अब देखिए बेटा, आप लोगों की प्रैक्टिस तो है ही, आपका अपना खुद का टेस्ट करो। किस बात का टेस्ट करो, देखो जिनको नहीं आता है वो तो समझो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है या भूल गए हैं वो तो पढ़ो और समझो, मेरे साथ साथ करो। लेकिन जिनको अच्छी तरह से आता है वो ये चेक करो कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को बना लेते हो। पढ़ तो आपने लिया है पहले भी, तो अब आपको बिना देखे कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, कितना फास्ट आप बनाते हो, इसको चेक करने की कोशिश करो। यही आप लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है। देखेंगे अब रॉयल्टी टेबल, रॉयल्टी टेबल बनाएंगे। वही सारे कॉलम जो मैंने अभी बनवाए हैं आपको। क्या क्या, एक तो हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना, 6 साल की इंफॉर्मेशन है। मिनिमम ईयर, प्रोडक्शन दे रखा है, और रॉयल्टी पर टन दे रखा है 25 रुपए, तो प्रोडक्शन का कॉलम भी बनेगा। तो एक कॉलम हो गया आपका ईयर का, एक प्रोडक्शन का, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, एक्चुअल पेमेंट, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। चलिए देखेंगे अब, ईयर, प्रोडक्शन, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एंड एक्सेस वर्किंग, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग जो कि पीएनएल में ट्रांसफर होगी, एक्चुअल पेमेंट, और एक कॉलम और बन जाएगा बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। चलिए हाँ जी, चलिए देखें। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9-10 से स्टार्ट हो रहे हैं 6 साल, तो मैंने लिख लिए 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, और इसके अलावा एक साल और है 14 और 15 का। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अब आगे की बात सुनेंगे। प्रोडक्शन देखें बेटा, प्रोडक्शन क्या क्या दे रखा है, 2, 3, 8, 2000, 3000, 8000, आगे देखें 9, 4, 6, तो मैंने लिख दिया 9000, 4000 और 6000, ठीक है। 9000, 4000 और 6000, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी के लिए देखो बेटा, 25 रुपए पर टन, क्या बोला मैंने, 25 रुपए पर टन के हिसाब से आप रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं। कहां दे रखा है, पहले पॉइंट में दे रखा है बेटा, देखो 25 रुपए पर टन,
तो आप 2000 को मल्टीप्लाई करो 25 से, कितना हो गया? 50,000। ये हो गया 75,000। इसको मल्टीप्लाई करो 2 लाख, और 9 से मल्टीप्लाई करो तो 2,25,000। 4,000 से मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख, और 6 से करो तो 1,50,000। हाँ जी, कोई भी अगर गलत अमाउंट लिख दिया हो तो बता देना भाई। चलिए देखें, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब बात करते हैं मिनिमम रेंट की। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, मिनिमम रेंट की कैलकुलेशन में कैसे लिख रहा हूं, देखिएगा। देखिए मिनिमम रेंट के बारे में क्या बोल रहा है। मिनिमम रेंट जो है वो 1,50,000 रुपये पर एनम है। तो मैंने क्या लिखा, 1,50,000 रुपये पर एनम मिनिमम रेंट दे रखा है। 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। इस साल भी 1,50,000 रुपये का मिनिमम रेंट लगेगा। अब मेरी आगे की बात सुनेंगे बेटा। देखो, ये 2013-14 है ना, ये है स्ट्राइक का पीरियड, और 14-15 कौन सा पीरियड है? लॉकआउट का पीरियड है। तो यहां पर जो आपको मिनिमम रेंट की कैलकुलेशन करनी है, वो कुछ जगह प्रोराटा बेसिस पे कम करनी है, और कुछ जगह आपको जो है 50% कंसिडर करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक वर्किंग नोट, ठीक है। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, देखिएगा। अब आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। पहला, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 2013 एंड 14, फॉर 2013 एंड 14। 2013-14 के लिए बेटा आपको जो है मिनिमम रेंट की कैलकुलेशन बनानी है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। मिनिमम रेंट के लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में? मिनिमम रेंट के लिए क्या बोला गया है कि जितने भी पीरियड के लिए आपकी स्ट्राइक चली है, उस स्ट्राइक के पीरियड के लिए आपको प्रो राटा बेसिस पर मिनिमम रेंट को रिड्यूस कर देना है। चलिए देखें कैसे करेंगे। देखिए मैंने लिखा टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट कितना है? तो आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट है 1,50,000 रुपए का, लेकिन स्ट्राइक कितने पीरियड के लिए चली है? तो देखिए यहां पर लिखा है बेटा, पीरियड ऑफ स्ट्राइक जो है वो 73 डेज चली है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने लिखा लेस मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड बाय, देखो, तो आप कहेंगे कि सर 1,50,000 तो पूरे 365 दिन का है, तो 73 डेज का कितना मिनिमम रेंट रिड्यूस करना चाहिए, बताएंगे? 73 डेज का बताना है आपको केवल। 30,000, तो 30,000 का आप क्या करेंगे, रेंट रिड्यूस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा ये, 1,20,000। ये आपका मिनिमम रेंट हो गया 2013-14 के लिए, 1,20,000। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखो ये लिख दिया मैंने, ये 1,20,000 का मिनिमम रेंट लिख दिया। ये कौन सा पीरियड है बेटा? ये पीरियड आपको दे रखा है स्ट्राइक का, ठीक है। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, बात आपको समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं लॉकआउट के पीरियड की। लॉकआउट के पीरियड के लिए आपको क्या बोला गया है, पहले सवाल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखो लॉकआउट के लिए क्या बोला गया है, पढ़ना एक बार।
lockout the lease would enjoy concession in respect of minimum rent for 50% of the period of lockout. जितने भी पीरियड के लिए बेटा लॉकआउट चला है उस पर्टिकुलर पीरियड में केवल 50% आपका मिनिमम रेंट चार्ज किया जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कितना आसान है। तो आप इसका भी एक वर्किंग नोट बना लेंगे। दूसरा क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेंट फॉर 2014-15। तो देखें टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 1,50,000 का। इसमें से आप लेस करेंगे रिड्यूस अप टू 50% फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट। देखिएगा ध्यान से कितनी आसान बात है। लॉकआउट कितने पीरियड के लिए चला है, तो आप बोलेंगे सर 2 मंथ का लॉकआउट है। तो देखना ध्यान से कितना आसान है। तो आप कहेंगे कि सर 1,50,000 रुपए का जो मिनिमम रेंट है वो पूरे 12 महीने के लिए है, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, जो भी होगा उसका केवल 50% ही रिड्यूस करना है, उसका केवल 50% ही रिड्यूस करना है। बताओ मुझे कितना आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये 12,500 आ रहा है। ठीक है, तो 12,500 आप रिड्यूस कर दो और मुझे बता दो एक्चुअल कितना आ रहा है। लेस करके बता दो, 1,37,500 ये आ गया, 1,37,500 ये आपका मिनिमम रेंट आ गया। मुझे बता दो पहले तो ये बात नोट करके, क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ जी, सभी स्टूडेंट यहाँ तक की बात नोट करके बता दें, क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा तो ये 1,00,000 कितना आया था आपका, 37,500। तो ये 1,37,500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए मिनिमम रेंट की कैलकुलेशन समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला गया है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ओनली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 37,500। अब मेरी आगे की बात सुनना बेटा, जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले 2 साल तक रिक्यूब कर सकते हो, पर कब तक कर सकते हो, केवल 37,500 तक रिक्यूब कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। इन एडिशन टू अबव, माही लिमिटेड ग्रांटेड राइट टू रिसीव कैश सब्सिडी इक्वल टू 50% ऑफ अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। जो भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाएगी उस केस के अंदर 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगा, 50% आपका लॉस है। चलिए अब देखिए ध्यान से यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर बेटा एक छोटा सा कॉलम जो है ना आपका सब्सिडी का नाम का और बनेगा। क्या बोला मैंने, एक छोटा सा कॉलम जो है ना आपका यहां पर एक सब्सिडी के नाम का बनेगा। चलो अब देखो कितना आसान है, समझना ध्यान से। पहले साल बेटा मिनिमम रेंट है 1,50, एक्चुअल रॉयल्टी 1,00,000 की। तो आपका जो शॉर्ट वर्किंग हुआ वो कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर शॉर्ट वर्किंग हुआ 1,00,000 का। ठीक है, रिक्यूपमेंट कुछ नहीं, पीएल में कुछ ट्रांसफर नहीं, एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट के बराबर हो जाएगा 1,50,000। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना रहेगा 1,00,000 का, और सब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, अगले साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई कितने की, 75,000 की। कोई भी प्रकार का रिक्यूपमेंट नहीं, कोई पीएनएल में ट्रांसफर नहीं, और मिनिमम रेंट के बराबर पेमेंट किया जाएगा, और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा 1,75,000। कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। कितनी आसान बात है, मेरी बात क्लियर है। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है बेटा,
जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होती है उसके अगले 2 साल तक ही रिक्यूब कर सकते हो। तो देखो यहां पर 1 लाख की शॉर्ट वर्किंग है। अब अगले साल बात करते हैं। अगले साल बेटा 50,000 रुपए की एक्सेस वर्किंग हुई है, ठीक है ना। 2 लाख की एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 150 का, तो 50,000 की एक्सेस वर्किंग हो गई। अब ध्यान से सुनना, इस 1 लाख की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का आखिरी साल है, क्योंकि अगले 2 साल तक रिक्यूब कर सकते हो, लेकिन टू दी एक्सटेंट ऑफ 37,500 तक रिक्यूपमेंट हो सकता है। तो मैंने क्या करा, इस 1 लाख में से 37,500 तो रिक्यूब कर लिया। कितना रिक्यूब नहीं कर पाया, आखिरी साल है, कितना रिक्यूब नहीं कर पाया बताओ बेटा। 1 लाख में से 37,500 रिक्यूब कर लिया, कितना नहीं कर पाया मैं? तो आप बोल रहे हैं सर 62,500 आप रिक्यूब नहीं कर पाए। 62,500 का आधा कर दो बेटा, 62,500 का आधा करके बताओ कितना आ रहा है। 62,500 का आधा करके बताओ कितना आ रहा है, 31,250। तो बेटा 50% तो आपका पीएनएल में जाएगा और 50% आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। बस ये बात आपको एडिशनल है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बेटा 1 लाख में से 37,500 तो रिक्यूब कर लिए, रिक्यूब कितने नहीं कर पाए, तो आप बोलेंगे सर 62,500, जिसका 50% आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है और 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, सवाल का जवाब देंगे भाई, इस सवाल का जवाब देंगे कि एक्चुअल पेमेंट कितना होगा। एक्चुअल पेमेंट कितना करना है बताएंगे, एक जवाब, बाकी लोग बताएं भाई एक्चुअल पेमेंट कितना करोगे। प्रियदर्शनी, निखिल, आयुष, बिल्कुल ठीक, 1,62,500 कैसे निकाला। एक्चुअल रॉयल्टी 2 लाख का पेमेंट करना था, 37,500 रिक्यूब कर लिए, कितने नहीं कर पाए, सॉरी 2 लाख में 37,500 रिक्यूब कर लिए, बाकी का आपको पेमेंट करना है, मतलब 1,62,500 का पेमेंट करना है। अब कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 1 लाख का हिसाब किताब तो पूरा हो गया, इस 1 लाख की शॉर्ट वर्किंग में कुछ रिक्यूब, कुछ पीएनएल, कुछ सब्सिडी, कहानी खत्म। अब सेकंड है 75,000, तो ये बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होगी बेटा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कितनी आसान बात है, बिल्कुल आसान, 75,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट ईयर बात करते हैं। नेक्स्ट ईयर बेटा एक्सेस वर्किंग कितनी है, तो 50 और 25 75,000 की एक्सेस वर्किंग है। अब आगे की बात सुनना बेटा। अब बेटा ये सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग जो 75,000 है ना, इसके लिए आखिरी साल है। तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर 75,000 की शॉर्ट वर्किंग है, 75 की एक्सेस वर्किंग है, पूरी रिक्यूब कर लो। नहीं, पूरी रिक्यूब नहीं कर सकते, केवल कितना रिक्यूब कर सकते हो, 37,500 रिक्यूब कर सकते हो, सवाल में बोला गया है, ठीक है। तो 75,000 में से 37,500 रिक्यूब कर लिए, तो कितनी नहीं कर पाए, तो आप बोलेंगे सर 37,000 ही रिक्यूब, 37,500 ही रिक्यूब नहीं कर पाए। तो जो रिक्यूब नहीं कर पाए उसका 50% पीएनएल में, 50% सब्सिडी, तो 50% निकाल लो, 37,500 का कितना होगा, 16,000, 18,750। तो 18,750 तो बेटा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा और 18,000 रुपए की क्या मिल जाएगी, 750 की सब्सिडी मिल जाएगी। मेरी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है फिर से वही, एक्चुअल पेमेंट कितना। तो आप बोलेंगे सर 2,25 की एक्चुअल रॉयल्टी, इसमें से 37,500 रिक्यूब हो गए, कितने नहीं कर पाए, बाकी आप एक्चुअल पेमेंट कर देंगे 1,87,500 का, ठीक है, 1,87,500 का पेमेंट कर देंगे। अच्छा बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ नहीं, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस 1 लाख का हिसाब भी हो गया, 75,000 का भी हिसाब हो गया। बात क्लियर, सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बेटा एक्चुअल रॉयल्टी 1 की है, मिनिमम रेंट 20 का है, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई, 20,000 की। क्लियर है बात, शॉर्ट वर्किंग हो गई, कोई रिक्यूब, कोई पीएनएल में ट्रांसफर नहीं, पेमेंट एक्चुअल पेमेंट मिनिमम रेंट के बराबर होगा। अब बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड होगी 20,000, कुछ भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बेटा एक्सेस वर्किंग कितने की हो गई, 12,500 की, ठीक है।
रिक्यूपमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12,500 का रिक्यूपमेंट हो जाएगा। क्योंकि बेटा आखिरी साल है, आखिरी साल है तो सारा पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो 20,000 में से बेटा 12,500 अगर रिक्यूप हो गया तो कितना रिक्यूप नहीं हो पाया? अच्छा, जो रिक्यूप नहीं हो पाया उसका क्या करोगे? जो रिक्यूप नहीं हो पाया उसका क्या करोगे? रिप्लाई करके बताएं। पीएल में ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी नहीं मिलेगी क्या? सब्सिडी नहीं मिलेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी बता देता हूं। देखो, यहां पर बोला गया है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, तो क्या बोल रहा हूं अब मैं। माही लिमिटेड ग्रांटेड रिसीव कैश सब्सिडी इक्वल टू 50% ऑफ अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप टू फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज। क्या बोला गया है? अप टू फर्स्ट 5 year ऑफ द लीज, अप टू फर्स्ट 5 year ऑफ द लीज। पहले 5 साल की लीज पर ही सब्सिडी दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। पहले 5 साल तक ही सब्सिडी दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 आखिरी साल खत्म, गेम ओवर। ठीक है ना, राहुल गांधी की आवाज के अंदर। तो देखो, इसके बाद यहां पर 7,500 रुपए आपके पीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई भी सब्सिडी कैरी फॉरवर्ड नहीं, कुछ भी सब्सिडी आपको मिलेगी नहीं, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक्चुअल पेमेंट किसके बराबर होगा? 1,37,500 के बराबर होगा। 1,37,500 के बराबर एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड। तो अब आप एक बार मुझे बता दें, क्या आप सभी विद्यार्थीगण को ये क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक की बात नोट करके बताएं, क्या ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है? बात अच्छे से समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए, मेरी बात सभी स्टूडेंट को क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गई है। नीचे की वर्किंग शो कर दूं मैं? देख लेंगे अब। ये वर्किंग नोट शो कर दिया है मैंने, देख लेंगे ध्यान से। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, देख लें, एक पेज पे शो कर दिया है मैंने, आराम से इसको आप नोट कर लेंगे। यहां तक की बात नोट करके रिप्लाई कर लेना। चलिए, सभी को क्लियर है। अब देखिएगा, रॉयल्टी वाले जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर एक बार हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर पाना, पढ़ा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैराथन लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी प्रकार के वीडियोस या कोई भी प्रकार के लेक्चर अभी भी ज़रूरत है, अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं हो रखी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप पूछ सकते हैं, बता